गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स 11th क्लास में कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाले चैप्टर से हम बताएंगे ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा क्या है, उसका व्यंजक क्या है, उसका फार्मूला क्या है, और फिर गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध है, और उससे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम नीट जेई में हो, है ना। तो फार्मूला आपको डिराइव करके बताएंगे, उस फार्मूला से किस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और स्टार्ट से लास्ट तक देखें तभी बात पूरी समझ में आ पाएगी। टॉपिक मेरा मेन है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का व्यंजक पहले जान लो, ऊर्जा क्या होता है। तो ये सबको पता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिस वस्तु में कुछ कार्य करने की क्षमता होती है उसको उसकी क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना। और ऊर्जा में जैसे मान लीजिए बहते हुए पानी में भी ऊर्जा होती है, लेकिन उसमें गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी में कार्य करने की क्षमता कैसे होती है, जैसे पानी बह रहा है, ये पानी के ऊपर कुछ आप रख देंगे, एक लकड़ी रख देते हैं, कागज़ का टुकड़ा, वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्षमता उसमें है, बहते हुए पानी में, ठीक है ना। तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से दागी गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है ना। कहीं पानी भरा हुआ है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, बह रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी, है ना। पानी यदि भरा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा, बह रहा है तो गतिज ऊर्जा। तो हमको आज मेन जो बताना हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को उसकी क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा की माप कैसे किया जाता है, किसी वस्तु में बल लगाकर वस्तु को रोकने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। कि कोई वस्तु है, गतिमान है, तो बल लगा के उसको रोकने में जितना कार्य किया जाएगा वह उस वस्तु की क्या होगी, गतिज ऊर्जा। इसकी माप करने के लिए ये तरीका होता है, डेरिवेशन लाने के लिए, ठीक है ना। तो मेन हमको हमारा टॉपिक वही है, गतिज ऊर्जा। तो यानी किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को, किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी माप किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाकर, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाकर रोकने में किए गए कार्य से की जाती है। इसकी माप किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाकर रोकने में किए गए कार्य से की जाती है। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उस गतिमान वस्तु पर बल लगाकर रोक दिया जाए, तो बल लगाकर रोकने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसकी गतिज ऊर्जा होगी, है ना। तो इसके लिए देखिए हम इसको कैसे मापेंगे, देखना, यानी इसके व्यंजक कैसे लाएंगे। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी माप है किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाकर उसको रोकने में किए गए कार्य से की जाती है। यानी कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें बल लगा के रोक दो,
तो रोकने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ये हम फार्मूला लाने के लिए ऐसा करेंगे, ये नहीं कि हर समय आपको यही करना पड़ेगा। एक फार्मूला बनाने की बात आय कर रहे हैं कि फार्मूला हम कैसे लाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है किस कैसे, ये लिख देते हैं गतिज ऊर्जा को कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। देखिए समझिए, मान लेते हैं यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान क्या है m, वो v वेग से गतिमान है। किस वेग से? v वेग से गतिमान है। जब यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है v वेग से गतिमान है और उसमें हम एक बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? विरोधी बल F लगाते हैं। जब विरोधी बल F लगाते हैं तो यश दूरी तय करके वो क्या करती है? रुक जाती है। विरोधी बल लगाया गया कि रुक जाए, तो रुक जाती है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, v वेग से गतिमान है, v प्रारंभिक वेग हम मान लिए, v वेग से गतिमान है। जब उसमें विरोधी बल लगाते हैं, विरोधी बल माने रोकने के लिए, तो बल लगाए तो यश दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, और रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले बल द्वारा किया गया कार्य निकालें, यदि त्वरण क्या उत्पन्न होगा इसमें a, बल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे तो कार्य W बराबर होता है F(s) और F बराबर क्या होता है ma, F बराबर न्यूटन गति, तो ये ma(s) हो जाएगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है? ma होता है। अब यहाँ पर तो ये W बराबर, अब गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as, तब भी अंतिम वेग क्या हो गया? 0। हमने प्रारंभिक वेग u कितने वेग से गतिमान माना है? v से, और ये 2as। अब यहाँ पर क्योंकि जो हम बल लगा रहे हैं वस्तु को रोकने के लिए लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो बल लगा रहे हैं वस्तु को रोकने के लिए लगा रहे हैं, तो जो त्वरण उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक त्वरण होगा। क्या होगा? जब वस्तु पर बल लगाएंगे विपरीत दिशा में रोकने के लिए, तो जो त्वरण उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ हो जाएगा v² माइनस 2as, इसको इधर भेज देते हैं तो 2as बराबर v², तो यश बराबर v² बटे 2a, और इस यश के मान को यहाँ ले जाके रख देंगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर ma, यश का मान v²/2a, a से a कैंसिल हो गया, तो W बराबर 1/2 mv²। तो किसी पर गतिमान वस्तु पर बल लगाकर रोकने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य उसकी क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये इस फार्मूला को, यही है गतिज ऊर्जा का फार्मूला, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दें कि लिखना कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका डेरिवेशन तो शार्ट में समझा दिया, अब लिखे भी दे रहे हैं कि लिखोगे कैसे, ऐसे शार्ट नहीं मार देना है ना। बोर्ड एग्जाम में यदि पूछ दिया जाएगा तो इसके लिए आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि यानी कैसे ये आ गया है, तो यानी शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। मान लेते हैं यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु ले लो और ये कह दो कि इतने वेग से वो गतिमान है,
है ना। अब फिर उसमें बल बराबर सूत्र पता होना चाहिए। अभी तो हमने शार्ट में जो बताया उसी को लिखे दे रहे, देखना। मान लिया यम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है। मान लिया यम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है जब उस पर बल F लगाया जाता है तो मंदन A उत्पन्न होता है तथा वस्तु यश दूरी तय करके रुक जाती है। जब उस पर बल F है, अब ये बल जो लगाया गया है रोकने के लिए लगाया जाता है। जब उस पर बल F लगाया जाता है, विरोधी बल कहे दो, रोकने के लिए बल, है ना, तो मंदन A उत्पन्न होता है, क्योंकि हमको रोकने के लिए बल लगाना है, वस्तु को रोकने के लिए। तो मंदन A उत्पन्न होता है तथा वस्तु यश दूरी तय करके रुक जाती है, अर्थात उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तब बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होगा F इंटू यस, किंतु F बराबर क्या होता है? ma होता है, तो W इक्वल टू होगा MAS, ठीक है। किंतु गति के तृतीय नियम से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v अंतिम वेग क्या होता है? अंतिम वेग क्या हो रहा है? शून्य। तो ये किस वेग से गतिमान है? तो वो v वेग से गतिमान है। और ये 2 त्वरण के स्थान पर मंदन हो रहा है। क्या है? त्वरण के स्थान पर मंदन, तो -a, तो ये हो गया 0 बराबर v स्क्वायर माइनस 2as, तो 2as बराबर v स्क्वायर, तो यस बराबर v स्क्वायर बटे 2a, ठीक है। यस का मान समीकरण 1 में रखने पर, यस का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? W बराबर MA और ये v स्क्वायर अपान ये कैंसिल हो गया, तो W बराबर mv स्क्वायर अपान 2। तो किसी वस्तु को रोकने के लिए, कोई गतिमान वस्तु है तो उस वस्तु को बल लगा के रोकने में इतना कार्य करना पड़ेगा। तो जो वस्तु को रोकने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उस वस्तु की क्या होगी? गतिज ऊर्जा, है ना। अतः यानी यही वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। अतः के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया गतिज ऊर्जा का सूत्र। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कुछ बातें और बता दें। अब यहाँ पर जो के बराबर 1/2 mv स्क्वायर आया, ये फार्मूला, ठीक है ना। यम क्या है? द्रव्यमान है। यम क्या है? द्रव्यमान।
अब किसी का द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं होता। अभी का मान ऋणात्मक धनात्मक भले हो जाए कुछ भी, पर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ना तो यम ऋणात्मक होगा ना तो भी स्क्वायर ऋणात्मक होगा, ना तो यम ऋणात्मक होगा ना तो भी स्क्वायर ऋणात्मक होगा। अतः गतिज ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक। यम और भी स्क्वायर, यम और भी स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि यम और भी स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। अतः गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। और यहाँ देखिएगा, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। यम और भी में से भी का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि भी स्क्वायर है। यम और भी में से भी का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि भी स्क्वायर है यहाँ पर। ये सब बातें याद रखना, ठीक है ना। अब बताओ, यदि मान लीजिए यदि यम भी को दोगुना कर, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यदि हम वेग को क्या करें, वेग भी को 2 भी कर दें, यानी 2 गुना, यदि भी को 2 भी कर दें 2 गुना, तो के डैश बराबर क्या होगा, 1/2 यम, और ये 2 भी का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/2 यम 4 भी स्क्वायर, तो ये 4 1/2 यम भी स्क्वायर, तो के डैश बराबर क्या होगा 4 के 4 गुना। यदि हम वेग को 2 गुना करेंगे, यदि वेग को यदि वेग भी को 2 भी कर दें, वेग को 2 गुना कर दें, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी 4 गुना। ठीक है, यदि यम को भी हम क्या लिख दें, द्रव्यमान को 2 गुना, वेग को 2 गुना, तो के डैश बराबर क्या हो जाएगा 8 के, होगा कि नहीं। इसको 2 गुना करेंगे तो 4, इसको 2 गुना, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि द्रव्यमान को 2 गुना, वेग को 2 गुना, द्रव्यमान को 2 गुना, वेग को भी 2 गुना कर दें, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 8 गुना होगी। ऐसे ही किसी को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए यहाँ, यदि हम यम को क्या कर दें, चौथाई कर दें, अब वेग को क्या कर दें, ये द्रव्यमान को चौथाई कर दें, अब वेग को, ये द्रव्यमान को चौथाई कर दें, वेग को 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। यदि हम द्रव्यमान को चौथाई कर दें और गतिज वेग को 2 गुना कर दें, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि हमें वेग को चौथाई कर दें, वेग को मान लो वेग को आधा कर दें, वेग को आधा, और द्रव्यमान को भी आधा, वेग को आधा, द्रव्यमान को भी आधा कर दें, तो के डैश बराबर क्या होगा, K/8 होगा, ठीक है ना।
v का स्क्वायर तो v स्क्वायर बटे 2 दूना 4, और ये m बटे 2 तो 4 दूना 8, ये बटे 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब आप लोग समझे रहेंगे, इससे भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।